Hello everyone, let's get started with our new chapter that is of plant physiology, and it's 12th chapter and mineral nutrition. So let's get started. The basic need of all living organism are essentially the same. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो बेसिक नीड्स हैं वो सेम होती हैं. बेसिक नीड्स इन द सेंस कि जैसे फूड हो गया, सबको फूड चाहिए होता है, और जो O2 या फिर कुछ ऑक्सीजन एज अ फ्यूल वो चाहिए होती है. तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं सबकी सेम होती हैं. दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स. उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट. पानी चाहिए होता है, और उनको मिनरल्स चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए. तो दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन, ये बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करता है कि जो इनऑर्गेनिक प्लांट का न्यूट्रिशन है उस पे फोकस करता है मेनली. सो वेयर इन यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स असेंशियल टू ग्रोथ. तो इसमें हमें ऐसे मेथड्स मिलेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये मतलब ज़रूरी होंगे जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एलिमेंट्स को जो कि असेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए. एंड क्राइटेरिया फॉर इस्टेब्लिशिंग द असेंशियलिटी. और जो क्राइटेरियाज होते हैं ये सब कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए, इन जो एसेंशियल चीज़ें हैं इनको इस्टेब्लिश करने के लिए. यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स. इसके अलावा हम कुछ जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके रोल्स को स्टडी कर सकते हैं. देयर मेजर डिफिशिएंसी सिम्टम्स, जो उनकी डिफिशिएंसी के कारण जो सिम्टम्स होते हैं वो. द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज असेंशियल एलिमेंट्स, और जो मैकेनिज्म होता है इन असेंशियल एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन का. द चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू ब्रीफली टू द सिग्निफिकेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. और इस चैप्टर में हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म है वो क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. And the very first is methods to study the mineral requirement of plant. तो अब हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम जो मिनरल रिक्वायरमेंट है प्लांट की वो पढ़ सकते हैं. In 1860, Julius von Sachs, a prominent German botanist, demonstrated. तो ये जो जूलियस वॉन है इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने ये चीज़ दिखाई that plants could be grown to maturity in a definite nutrient solution in complete absence of soil. तो उन्होंने ये दिखाया कि जो प्लांट्स हैं हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं उनकी मेच्योरिटी तक बिना सॉइल के, मतलब कम्प्लीटली सॉइल की एब्सेंस में. तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स. Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrient essential for plants. तो उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी. सिंस देन तो हमने एक इम्प्रोवाइज्ड मेथड पढ़ा जो कि चाहिए होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो असेंशियलिटी है उसे. The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free, definite mineral solution. तो जो एसेंस है इसका, जो ये तरीका है इसका मेन मोटिव, मेन मकसद ये है कि ये एक सॉइल फ्री कल्चर होता है प्लांट, मतलब सॉइल फ्री एक मेथड होता है. बेसिकली ये मिनरल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें से ये हम ग्रो करते हैं. इसमें क्या होता है, दिस मेथड रिक्वायर्ड प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स. तो इसमें हमें प्योरीफाइड वाटर चाहिए होता है, साफ़ पानी जो कि प्योर हो, जिसमें कोई भी जो भी कंटामिनेटेड ना हो किसी भी तरीके से. एंड उसके लिए हमको चाहिए होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स के सॉल्ट्स. सो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट्स वर immersed in nutrient solution and wherein an element was added or substituted. तो अब इनमें बहुत सारी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने कराए हाइड्रोपोनिक्स में, और फिर हमने हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं बेसिकली इसे.
तो इसमें हमने कुछ कुछ सब्सटेंस ऐड किए, कुछ कुछ रिमूव किए अलग अलग कंसनट्रेशंस में। तो अब मिनरल सोल्यूशन सब्सटीट्यूटेड फॉर द प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड। तो एक ऐसा सोल्यूशन इससे हमें निकल के आया जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय दिस मैथड असेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। तो हमें जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारी हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए, वो क्या है, वो पहचाने गए इससे, और उनकी जो डिफिशियंसी होती है जब किसी प्लांट में, तो वो प्लांट किस तरीके के सिम्टम्स को शो करता है, ये भी हमें पता चला। हाइड्रोफोनिक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। अभी जो हाइड्रोफोनिक्स है, इस टेक्निक को बहुत सक्सेसफुली हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहाँ, कमर्शियल प्रोडक्शन में वेजिटेबल्स का, जैसे कि टोमेटो हो गया, या फिर सीडलेस क्यूकम्बर हो गया, या फिर लेट्यूस हो गया। लेट्यूस जो बर्गर के अंदर डालते हैं, it's in the family of cauliflower only. So it must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain the optimum growth. तो हमने ये उसको एम्फसाइज़ किया है कि जो न्यूट्रिशन सोल्यूशन हमें मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, वो उसमें हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जो एयर है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में। एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ सॉल्यूशन वर पुअरली एरिएटेड, और तब क्या होगा जब सॉल्यूशन में अच्छे से एयर नहीं मिलेगी, तो हमें ये भी बताना है। सो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ हाइड्रोपोनिक्स हमें दिया है। सो इसमें एक एरिएशन ट्यूब है जिससे कि एयर इसमें प्रोवाइड होती है। ये जो फनल है, इससे हम उसमें न्यूट्रिएंट्स और क्या वाटर को ऐड करते हैं। उसके बाद ये प्लांट है और ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन हो गया। Now we have essential mineral elements. So most of the minerals present in soil can enter plant through roots. तो जो ये मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो प्लांट में एंटर करते हैं रूट्स के थ्रू। In fact, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. तो मोस्टली मतलब 60 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, वो मिलते हैं रूट्स में, जो कि आज तक 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उसमें से 60 एलिमेंट्स तो हमें प्लांट में मिल जाते हैं। सम प्लांट स्पीसीज़, कुछ प्लांट की स्पीसीज़ जो होती हैं उनमें सिलीनियम, कुछ गोल्ड, ये सब भी मिलते हैं किसी किसी में। और वो प्लांट की स्पीसी जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट के आसपास, मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ उसके आसपास बोई हुई हैं, तो उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम भी मिलता है। सो देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट अ वेरी लो कंसनट्रेशन। तो बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसमें हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल concentration, in a very low concentration. So the question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, तो क्वेश्चन ये होता है कि जितने भी ये डाइवर्स एलिमेंट हैं क्या सब प्लांट में प्रेजेंट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिलीनियम एज मैंशनड अबव आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट। तो जैसे इसमें हमें एग्जाम्पल के तरीके से दिया कि जैसे कि गोल्ड है, फिर सिलीनियम है, ये क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये हर एक पौधे में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज़ नॉट। तो हम कैसे ये पता लगाएं कि प्लांट्स के लिए क्या एसेंशियल है, क्या उनके लिए एसेंशियल नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है, हम ये पता लगाएं कि किस तरीके से हम किन्हें हम एसेंशियल कह रहे हैं और किन्हें हम नॉन एसेंशियल कह रहे हैं। तो अब हमारा पहला है कि द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्जॉर्ब एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एसेंशियल एलिमेंट्स वो होने चाहिए
जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है वो ये है कि वो एलिमेंट्स ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होने चाहिए उस प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसे। In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle or set the seeds. तो अगर ऐसा नहीं है तो इसकी एब्सेंस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते और उसमें सीड्स जो हैं वो नहीं लगते। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। और ये जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से क्या नहीं होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। तो असेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी जब अगर डिफिशियंसी हो जाए उस प्लांट में तो उसकी कमी को क्या है, दूसरा कोई एलिमेंट पूरा ना कर पाए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें वही एलिमेंट चाहिए। सो द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। तो उस एलिमेंट को क्या होना होगा, मेटाबॉलिज्म, उस प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो हेयर वी हैव अ डायग्राम जिसमें क्या दिया है, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन। इसमें क्या है, प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और थ्रू प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इंक्लिनेशन। तो ये प्लांट जो हैं ये एक इंक्लिनेशन में है, इस तरीके से इंक्लिनेशन में। A pump circulates a nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube. तो ये जो पंप है ये क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सर्कुलेट करता है इस एलिवेटेड ट्यूब्स में। द सोल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वॉयर ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये जो सोल्यूशन है ये फिर से क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है ग्रेविटी की वजह से नीचे, और फिर इसको क्या करते हैं, फिर हम मतलब ये जो इसकी रूट्स होती हैं इसको हम इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम नहलाते हैं इसकी रूट्स को इस एरिएटेड सोल्यूशन से। तो जैसे हमें एरो दिया है ये इस तरीके से जो है सोल्यूशन नीचे प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स है। नाउ बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली, तो ये जो हमने ऊपर क्राइटेरिया डिस्कस किया इसके बेसिस पे हमने जो प्लांट की असेंशियलिटी है उसकी, प्लांट की ग्रोथ की और मेटाबॉलिज्म की, हमने एलिमेंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दे आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। तो मैक्रो मतलब बड़े लार्ज अमाउंट में और माइक्रो मतलब छोटे अमाउंट में। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, मतलब कि ये एक्सेस ऑफ 10 मोल kg/kg ड्राई वेट जो होता है इनका इतना होता है। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, सल्फ़र को, पोटेशियम को। तो इसकी एक ट्रिक होती है जो होती है नेस्कैफे इज़ माइटी गुड। तो एक नेस्कैफे है जो कि माइटी गुड है और वो है किसका, वो है चोपराज का। सो चोपराज नेस्कैफे इज़ माइटी गुड। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा जैसे C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस, देन वी हैव ये ऐसे ही, एंड S फॉर वी हैव सल्फर, देन वी हैव पोटेशियम दैट इज़ Na, वी हैव कैल्शियम, वी हैव मैग्नीशियम। सो ये जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, और इसके अलावा बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं।
तो उसके बाद हमें ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमको मेनली हमें CO2 से और पानी से मिल जाती है, CO2 से और H2O से मिल जाती है। और इसके अलावा बाकी जो ये सब्सटेंस हैं, ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। देन वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। सो दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये हमको बहुत ही कम, बहुत ही छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो लेस देन 10 मिली मोल पर केजी इनका ड्राई वेट में हमको चाहिए होते हैं। सो दीज इंक्लूड्स आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोल्बिडेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइड एंड निकल। तो इन जो हमने मैक्रो पढ़ लिए उनके अलावा बाकी बचे हुए माइक्रो होंगे। तो इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट नेम अबव, हमको जो एसेंशियल एलिमेंट ऊपर दिए हैं 17 जो हमें दिए हुए हैं, देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सिलीनियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट। तो पहले हम 17 गिन लेते हैं कितने हो रहे हैं। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then we have 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों मिला के हमारे पास 17 क्या हो रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हो रहे हैं। और इन एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा हमको सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम चाहिए होता है कुछ हायर प्लांट्स को। Okay, then essential element can be grouped into 4 broad categories। तो अब हम इसके बाद इन essential elements को फिर आगे को और ज़्यादा डाइवर्स कैटेगरी में, डाइवर्स उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला हमने किया essential element एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, कि या तो वो essential जो एलिमेंट है वो क्या है, उस बायोमोलिक्यूल जो कंपोनेंट है उसकी फॉर्मेशन कर रहा हो, तो इसको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोल देंगे। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या हो गए हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एसेंशियल एलिमेंट हो गए। देन एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट। तो इसके अलावा वो एसेंशियल एलिमेंट जो कि एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं प्लांट में, जैसे मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में और फोस्फोरस होता है ATP में। तो अब ये एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स में प्रेजेंट हैं। Then we have the third is, I have essential elements that activate or inhibit enzymes। तो फिर हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को। फॉर एग्जांपल Mg2+ इज़ एन एक्टिवेटर फॉर बोथ ribulose, biphosphate, carbonylase, oxygenase and phosphonyl pyruvate carbohydrase। तो ये जो रुबिस्को है, बेसिकली दिस इज़ रुबिस्को एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम 2+ बहुत ज़रूरी होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। सो बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकली एसेंशियल इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। तो ये फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में ज़रूरी होता है। सो Zn2+ इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल। तो Zn2+ क्या होता है, एक एज अ एक्टिवेटर ये यूज़ होता है एल्कोहल की डिग्रेडेशन में और एल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन में। एंड MO ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और मोल्बिडेनम कब होता है, नाइट्रोजनेशन के टाइम पे, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उसके। So for this you will need to recollect some of the biochemical pathway for you have studied earlier। तो इसके लिए अब हमें बायोकेमिकल जो पाथवे है हम वो पढ़ेंगे। So some essential elements can alter the osmotic potential of a cell। और कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सेल का होता है उसे अल्टर करते हैं। जैसे कि पोटेशियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसे कि जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा की खुलने में और स्टोमेटा के बंद होने में। सो यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल्स एज अ
सॉल्यूट्स इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो हम ये चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं उनका बहुत रोल होता है किसी सॉल्यूट के वाटर पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन के लिए। नाउ वी हैव रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि क्या रोल होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का और क्या रोल होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। सो एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन प्लांट सेल्स, प्लांट्स की सेल्स में, सच एज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी परमेबिलिटी में। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है सेल सैप का उसके मेंटेनेंस में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, दैट इज़ ETS। आफ्टर दैट बफरिंग एक्शन में, एज अ बफरिंग एक्शन। फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में, एंड एक्ट एज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड कोएंजाइम्स। और जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के और कोएंजाइम्स के। देन वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं और फॉर्म्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के जो हमें नीचे दिए हुए हैं। तो पहला है नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फोरस, फिर है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है सल्फर, फिर है आयरन। Now let's get started with nitrogen. So this is essential nutrient elements required by plant in the greatest amount. तो नाइट्रोजन जो होता है ये मतलब प्लांट्स को ये बहुत ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में चाहिए होता है और ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है प्लांट्स के लिए। सो इट इज़ अब्जॉर्ब्ड मेनली एज, ये मेनली किन किन फॉर्म्स में एब्जॉर्ब होता है, तो ये होता है NO3 के फॉर्म में, NO3 नेगेटिव के फॉर्म में। दो सम आर ऑल्सो टेकन अप एज NO2 और NH4। NH4 इज अमोनिया और दैट इज नाइट्रेट। सो नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो नाइट्रोजन को प्लांट के हर एक हिस्से में ज़रूरत होती है। पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, पर्टिकुलरली वो टिश्यूज़ जो कि मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कि ग्रोइंग टिश्यूज़ होती हैं, स्पेशली उनको, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो चाहिए होता है। जो स्ट्रक्चर होता है DNA का वो नाइट्रोजनस बेस ही से तो बनता है। सो इट इज़ वेरी असेंशियल उसकी क्या बनाने के लिए, लीव्स बनाने के लिए, स्टम बनाने के लिए और जो टिश्यूज़ हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। सो नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। तो ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसी में खुद प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से ही ना प्रोटीन बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या है, नाइट्रोजन बेस है प्रेजेंट। विटामिन्स में होता है नाइट्रोजन, हॉर्मोन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में। Then we have the next topic which is phosphorus. So phosphorus is absorbed by plants from soil in the form of phosphate ions. तो अभी जो phosphorus है ये plants के थ्रू absorb होता है उसकी सॉइल की फॉर्म में phosphate ions के थ्रू, either as H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। तो फॉस्फोरस इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो फॉस्फोरस होता है वो एक कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब कि जैसे एक एक एलिमेंट की तरह से होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो। सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फेट बैकबोन जो होती है वो बनती है, तभी न्यूक्लिक एसिड जो है वो फिर बाद में वो DNA बनाता है। सो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं उनमें एंड न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है, एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। और जितनी भी फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शंस होती हैं उनमें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ पोटेशियम। सो पोटेशियम इज एब्जॉर्ब्ड एज K पॉजिटिव। K पॉजिटिव के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है इन प्लांट्स। दिस इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियली अबेंडेंट क्वांटिटी में हमको चाहिए होता है। ये हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में चाहिए होता है, हमें बर्ड्स में, हमें लीव्स में और हमें रूट की टिप्स में। सो पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन एन anion cation balance in cell।
सेल्स तो जो पोटेशियम होता है वो हमें कहाँ चाहिए होता है, वो हमें एनायन और कैटायन के बैलेंस के लिए चाहिए होता है। इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जो स्टोमेटा होता है उसके ओपनिंग और क्लोजनिंग में इन्वॉल्व होता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल, तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है, और जो सेल है उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए, कि उसकी हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए हमें पोटेशियम चाहिए होता है। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम। सो प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। स्टार्ट विथ द नेक्स्ट लाइन विच इज़, जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को सॉइल से, जो कि कैल्शियम आयन की फॉर्म में होता है, दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं और जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ होती हैं उन्हें चाहिए होता है कैल्शियम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में ये काम आता है। पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट इन द मिडल लैमेला, मिडल लेमिना में एज अ कैल्शियम पैक्टेट ये काम आता है। इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, तो माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, तो जो कैल्शियम होता है ये मूव नहीं कर पाता, ये एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्ड लीव्स में। एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम हमें चाहिए होता है। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो ये कुछ जो है सर्टेन एक्टिविटीज़ में ये एंजाइम चाहिए होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। Then we have the next topic which is magnesium. It is absorbed by plant in the form of divalent Mg2 positive. सो जो मैग्नीशियम होता है ये प्लांट्स जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसे एक्टिवेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मैग्नीशियम इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, तो जो मैग्नीशियम होता है वो जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़रूरी होता है, उसकी कंस्टिट्यूशन उसको बनाने में। एंड हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, और राइबोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। देन सल्फ़र, प्लांट ऑब्टेन सल्फ़र इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, दैट इज़ SO4 2 नेगेटिव, तो जो प्लांट्स हैं वो सल्फ़र को सल्फ़ेट की फॉर्म में क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन 2 अम्यूनो एसिड, जो ये सल्फ़र होता है ये 2 अम्यूनो एसिड में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन। तो सिस्टीन और मिथ्योनाइन जो 2 अम्यूनो एसिड हैं उनमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है, एंड इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, तो ये क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे कोएंजाइम्स का। विटामिन्स, थियामीन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए एंड फेरिडॉक्सिन, तो जो विटामिन्स होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। विटामिन्स जैसे कि थियोमाइन हो गया या बायोटिन हो गया या कोएंजाइम ए है या फेरिडॉक्सिन है, उसमें ये क्या होते हैं, ये हमें प्रेजेंट मिलते हैं। Then we have the next which is iron. So plant obtain iron in the form of ferric ions. तो प्लांट्स आयरन को फेरिक आयरन की फॉर्म्स में ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उनमें भी जो फेरिक आयन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स को। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरिडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स, तो ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फेरिडॉक्सिन में और साइटोक्रोमिन में। It is reversibly oxidized from Fe2 positive to Fe3 positive during electron transfer.
तो ये एक रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बनाते हैं और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनाते हैं। इट एक्टिवेट्स कैटेलाइजेस एंजाइम, तो ये जो कैटेलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। एंड इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम। देन मैग्नीशियम इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैगनीज आयन। Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में मैगनीज जो है वो एब्जॉर्ब होता है। इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैगनीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैगनीज जो होता है वो बेसिकली वो कहाँ पे काम आता है, वो वाटर की स्प्लिटिंग में काम आता है। जो वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। Then we have next, which is zinc. So plant obtains zinc as Zn2 positive ion. तो जिंक जो होता है वो Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, स्पेशली कार्बोक्सिलेज को। इट इज़ ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, तो ऑक्सीन की सिंथेसिस में भी जिंक जो है वो हमारे बहुत काम आता है। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ कॉपर। कॉपर इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन क्यूपरिक आयंस, तो ये Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, तो प्लांट्स की पूरी मेटाबॉलिज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है कार्बन की तरह। इट इज़ एसोसिएटेड विथ सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज Cu पॉजिटिव टू Cu2 नेगेटिव। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये Cu पॉजिटिव को Cu2 पॉजिटिव में इन्वॉल्व करते हैं। So then we have the next topic, which is boron, which is absorbed as BO3 negative and B4O7 negative. Boron is required for uptake and utilization of Ca2 positive. तो जो बोरोन होता है वो हमें चाहिए होता है कैल्शियम का बेसिकली एब्जॉर्प्शन कराने में और कैल्शियम को यूटिलाइज कराने में। मेम्ब्रेनस फंक्शन, इसका मेम्ब्रेनस फंक्शन होता है। एंड पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पे काम आता है। उसके बाद सेल के इलोंगेशन के टाइम पे काम आता है, सेल के डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के टाइम पे जो है बोरोन हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। देन वी हैव द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ मोलिब्डेनम। सो प्लांट इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मोलिबिडेट आयन। तो मोलिब्डेट आयन जो होता है दैट इज़ MOO2 पॉजिटिव। It is component of several enzymes including nitrogenase, nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. तो ये जो है ये नाइट्रोजनेज और जो नाइट्रेट रिडक्टेज होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ क्लोरीन। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन। तो ये जो क्लोरीन होता है ये क्लोराइड एनायन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसनट्रेशन। तो ये जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है उसकी डिटर्मिनेशन में ये काम आता है। द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स। तो जो एनायंस का और कैटायंस का बैलेंस होता है एक सेल में उसमें ये काम आता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। और जो वाटर की स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है उसमें भी ये हमारी फोटोसिंथेसिस उसमें भी ये काम आता है। सो अ रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो ये जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है उसमें वाटर इवोल्यूशन जो होता है उसमें क्लोरीन जो है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में उसमें हेल्प करता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। तो अब ये जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं इनकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। वेन एवर द सप्लाई ऑफ एन असेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड,
कभी भी जब इन एसेंशियल एलिमेंट्स की जो सप्लाई है वो बॉडी में लिमिटेड हो जाती है, देन प्लांट ग्रोथ इज़ रिटार्डेड। तो प्लांट जो होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज़ रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो वो एसेंशियल एलिमेंट जिसके नीचे जो है प्लांट उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफाइंड व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो ये जो एलिमेंट है इसकी डिफिशिएंसी हम तब कहते हैं जब वो जो एलिमेंट है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे होता है। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल इन प्लांट, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल होता है एक प्लांट में वो अलग अलग होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट्स शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो अब अगर कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है या कोई एलिमेंट एब्सेंट है, तो ये जो प्लांट होते हैं ये अपना मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं, यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है, चेंजेस दिखते हैं। These morphological changes are indicative of certain element deficiency। तो ये जो morphological change है यानी उसकी morphology में जो change हैं वो जो दिख रहे हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि कुछ जो इसमें जो elements हैं उनकी deficiency है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम deficiency symptoms कहते हैं। द डिफिशियंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। और ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है ये अलग अलग सिम्टम्स शो करती है, एंड दे डिसअपेयर व्हेन डिफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिशन इन इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लांट। तो ये डिफिशिएंसी हमको तब दिखती है जब जो हमारा जो प्लांट है मिनरल न्यूट्रिशन का वो इन्वॉल्व होता है इसमें। हाउएवर इफ़ डिप्रीवेशन कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लेड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। तो ये जो डेप्रीवेशन है ये तब कंटिन्यू होती है जब तक मतलब ये जो डेप्रीवेशन है इसकी कंटिन्यूटी तब तक होती है जब तक कि वो प्लांट पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। सो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है प्लांट का वो उस डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो कर रहा है, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो प्रॉपर एलिमेंट है वो वहाँ तक ना पहुँच पा रहा हो। So for elements that are actively mobilized within the plant and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissues। तो ये जो मोबिलिटी होती है प्लांट की, तो ये क्या होता है ना, जो पहले जो यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ होते हैं एलिमेंट्स पहले उनके पास जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं ये हमको ओल्डर टिश्यू यानी कि जो पुरानी टिश्यूज़ हैं उनमें दिखती है पहले। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स। तो इस जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं ये पहले हमको सेनेसेंट लीव यानी कि जो पुरानी लीव्स हैं हमें उनमें दिखाई देती है। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल सेनेसेंट लीव, ओके, देन इन द ओल्डर लीव्स जो पुरानी लीव्स होती हैं उनमें बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एंजाइम्स आर ब्रोकन डाउन। तो ये जो पुरानी लीव्स होती हैं इनमें ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये अपने एलिमेंट्स में टूटते हैं, मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। तो अब ये जो पुरानी लीव्स में ये जो बायोमोलिक्यूल्स टूट रहे हैं तो फिर क्या होता है, इनका ट्रांसफ़र होता है जो यंग लीव्स होती हैं उनमें। द डिफिशियंसी सिम्टम्स टैंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू। तो ये जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है ये पहले यंग टिश्यूज़ में दिखता है वेन एवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इनमूवेबल। तो जब अगर ये एलिमेंट्स एबल नहीं है मूव करने में या फिर ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, अब ये मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो डिफिशियंसी सिम्टम है ये हमको यंग टिश्यूज़ में दिखेगा एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट टू ऑफ द मैच्योर ऑर्गन, मतलब कि वो उस मैच्योर ऑर्गन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट लाइक
sulfur and calcium are a part of structural component of the cell, hence are not easily released. तो जैसे कैल्शियम और सल्फ़र हैं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होती है सेल की, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इजीली मूव नहीं होते. So these aspects of mineral nutrition of plant is of great significance and importance to agriculture and horticulture. तो ये जो मिनरल न्यूट्रिशन होती है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में. The kind of deficiency symptoms shown in plant include chlorosis, necrosis, shunted plant growth, premature falling of leaves and buds, and inhibition of cell division. तो ये जो डिफ़िशियंसी होती हैं जैसे कि क्लोरोसिस हो गया या नेक्रोसिस हो गया, तो ये क्या होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो शंटेड होती है, मतलब रुक जाती है उसकी ग्रोथ. तो इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो प्रीमेच्योर फॉल होने लग जाती हैं, यानी कि ये मैच्योर होने से पहले ही, मैच्योरिटी से पहले ही क्या होती हैं, झड़ जाती हैं. या फिर जो उसकी बर्ड्स होती हैं वो, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सेल का डिवीजन, यानी कि सेल के डिवीजन को रोक देता है. क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स. तो ये जो क्लोरोसिस होती है, इसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो जो है वो क्या है, वो लॉस हो जाता है प्लांट से, तो प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो दिखने लगती हैं. दीज सिम्टम्स इज caused by deficiency of elements. तो ये जो सिम्टम्स हैं क्लोरोसिस के, ये तब दिखते हैं जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये जो हैं ये डिफिशिएंट हो रहे हैं उस प्लांट में. लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू, particularly leaf tissue, is due to deficiency of calcium, magnesium, copper and potassium. तो जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ की जो टिश्यूज़ होती हैं वो जो हैं वो उनकी डेथ होने लगती है. तो ये चीज़ होती है डिफ़िशियंसी से कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर पोटेशियम. लेक और लो लेवल ऑफ कैल्शियम, लो लेवल ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कजेज एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. तो ये क्या है, ये इनहिबिशन करते हैं सेल डिवीजन का. Some elements like nitrogen, sulfur, molybdenum delay flowering in their concentration in plants is low. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, इनसे क्या होता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर की जो फ्लावरिंग की प्रोसेस है वो डीले हो जाती है. तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है प्लांट्स में. यू कैन सी फ्रॉम अबव that the deficiency of any element can cause multiple symptoms, and that the same symptoms may be caused by deficiency of one of several different elements. तो ये जो ऊपर हमें डिफिशियंसी दिखी हैं एलिमेंट्स की, उनके बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, और कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम भी होते हैं कई सारी डिफिशियंसी के लिए. Hence, to identify the deficiency of element, one has to study all the symptoms developed in all parts of the plant. तो अब हमें पर्टिकुलरली निकालने के लिए कि हाँ भाई प्लांट को यही डिफिशियंसी है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि हमें जो प्लांट है उसकी पूरी बॉडी के डिफरेंट हमको पार्ट्स की स्टडी करनी होगी, और फिर हमको कंपेयर करना पड़ेगा उसको एक स्टैंडर्ड टेबल्स की से कि हाँ ये जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स जो हैं ये इससे रिलेटेड है. We must also be aware that different plants also respond differently to the deficiency of the same element. और हमने कई बार ये भी पढ़ा है कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं एक ही एलिमेंट की डिफिशियंसी के लिए. मतलब एक अगर जैसे अलग अलग प्लांट्स हैं और उनमें सेम एलिमेंट डिफिशियंट है, तो वो अलग अलग प्लांट्स क्या शो करेंगे, अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज शो करेंगे. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव फॉर टुडे इज़ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि प्लांट को, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो प्लांट को बहुत छोटी अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए.
अब जब उनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, तो ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए। वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कजेज द डिफिशियंसी सिम्टम्स। अब अगर इनकी कोई भी मॉडरेट भी अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो करेंगे। एंड मॉडरेट इंक्रीज कजेज टॉक्सिसिटी। और अगर एक मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा उनकी क्या है, वो मॉडरेट अमाउंट से ज़्यादा अगर वो इंक्रीज हो जा रहे हैं तो वो क्या शो करते हैं, वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं। In other words, there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum. तो ये एक नैरो रेंज होती है कंसंट्रेशन की, जहाँ पे ये एलिमेंट जो है ये हमें ऑप्टिमम जो है मिलते हैं। एनी मिनरल आयन concentration in tissues that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered toxic. तो जो एक मिनरल का आयन की जो कंसंट्रेशन है एक टिश्यू में, अगर वो उसके ड्राई वेट में 10% तक डिक्रीज़ कर रही है तो उसे हम टॉक्सिक कहते हैं। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है ये अलग अलग एलिमेंट्स में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं एक प्लांट में पहचानने में। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स। और ये जो टॉक्सिसिटी के लेवल्स हैं ये अलग अलग प्लांट में डिफरेंट होते हैं। Many a times access of an element may inhibit the uptake of another element. कई बार ऐसा होता है कि अगर एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा कि दूसरे एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल हमको दिया है, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इज़ द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन। तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मैग्नीशियम की अगर टॉक्सिसिटी है तो क्या होने लगेगा कि ब्राउन स्पॉट्स जो हैं क्लोरेटिक वेन में वो दिखने लग जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज competes with iron and magnesium for uptake. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नीज़ है ना वो आयरन और मैग्नीशियम से compete करता है कि उसका भी अपटेक हो। विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स के साथ बाइंड करने के लिए। सो मैग्नीशियम ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। तो अब अगर मैग्नीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को शूट एपेक्स में उसका ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज मे इन फैक्ट इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर मैग्नीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो पहले तो वो मैग्नीशियम का अपटेक नहीं होने देगा, ठीक है। और वो आयरन का क्या है, आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं होने देगा, खुद का अपटेक कराएगा। और क्या करेगा, कैल्शियम को ट्रांसलोकेट नहीं होने देगा। दस व्हाट अपीयर एज सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली बी डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है वो क्या होती है, वो डिफिशियंसी सिम्टम्स को शो करती है, तीनों के, आयरन के भी, मैग्नीशियम के भी और कैल्शियम के भी। तो अब ये जो स्टडी है, ये जो नॉलेज है, ये किस तरीके से फार्मर्स, गार्डनर्स के लिए या किचन गार्डनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो एक पॉइंट है। देन वी हैव द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब इन एलिमेंट्स के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। Much of the study on mechanism of absorption of elements by plant has been carried out in isolated cells, tissues and organs. तो जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो आइसोलेटेड सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं और ऑर्गन्स होती हैं, इनमें ये जो अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है ये अलग अलग होता है। These studies revealed that the process of absorption can be dramatically into two main phases. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ये दो मेन फेजेस पे डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट फेज एन
initial rapid uptake of ions into the free space or outer space of the cell takes place, that is apoplast and passive. तो जो पहला फेज है उसमें क्या होता है कि ये जो फ्री आयंस हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है फ्री स्पेस में या फिर आउटर स्पेस में, यानी कि एपोप्लास्ट में. इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस, द सिम्पलास्ट ऑफ द सेल्स. उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये जो आयंस हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है अंदर सिम्पलास्ट में. सो द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स. तो ये जो पैसिव मूवमेंट होता है एपोप्लास्ट में वो आयन चैनल्स के थ्रू होता है. द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स. तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये एज अ सिलेक्टिव पोर्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं. ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस to and from the simplast requires the expenditure of metabolic energy which is an active process. तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है मेटाबॉलिक एनर्जी का खर्च होना ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है. द मूवमेंट ऑफ आयन इज़ यूजुअली कॉल्ड फ्लस्क. तो ये जो मूवमेंट होता है आयंस का इसको हम फ्लस्क कहते हैं, दैट इज़ ई फ्लक्स और इनफ्लक्स. जैसे कि जो इनवर्ड मूवमेंट होता है वो इनफ्लक्स होता है और जो आउटवर्ड मूवमेंट होता है वो ई फ्लक्स होता है. सो यू हैव रेड द एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन इन चैप्टर 11. चैप्टर 11 में हम ये डिस्कस कर दिया है या फिर हम करेंगे ट्रांसलोकेशन को और मिनरल न्यूट्रिशन के अपटेक को. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट. अब ये जो सल्यूट है इसका ट्रांसलोकेशन. मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विथ असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. तो ये जो मिनरल सॉल्ट्स हैं ये जाइलम में ट्रांसलोकेट होते हैं वाटर के साथ, विच इज़ पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल. जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है उससे जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है जाइलम में और उसी के साथ साथ क्या होता है ये मिनरल सॉल्ट जो होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं. एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन इट. तो ये जो जाइलम का सैप होता है वो क्या करता है, वो मिनरल सॉल्ट्स की जो प्रेजेंस है, मिनरल सॉल्ट जो प्रेजेंट है जाइलम सैप में, इसको क्या करता है एनालाइज करता है. यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स ऑल्सो सब्सटेन्स द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम. तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं मिनरल एलिमेंट्स के ये इनको हम देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज सॉइल एज रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. तो हमें ये पढ़ना है कि जो सॉइल है वो असेंशियल एलिमेंट्स का एज ए रिजर्वोयर कैसे का काम करती है. मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकम अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू वीदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. तो जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए. तो ये जो रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये वीदरिंग की प्रोसेस करती हैं और ब्रेक डाउन करती हैं रॉक्स का. दीज प्रोसेस इनरिच द सॉइल विच विथ डिजॉल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होती है, इनरिच होती है इसमें आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट. सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज़ रिफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन. तो ये जो रॉक मिनरल्स होते हैं ये प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए जो रोल प्ले करते हैं इनको हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंस. तो ये जो सॉइल होती है इसमें बहुत सारे वाइड वैरायटी के सब्सटेंस होते हैं. सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल्स बट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो जो सॉइल होती है वो क्या करती है, वो मिनरल्स को तो सप्लाई करती ही करती है, साथ में ये क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो अदर माइक्रोब्स हैं जो पानी को होल्ड करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं वाटर की,
और ये एक मैट्रिक्स की तरीके से स्टेबिलिटी, जो प्लांट की स्टेबिलिटी है उसके लिए भी काम करती है। तो सॉइल का काम सिर्फ सप्लाई नहीं होता है माइक्रो मिनरल्स की, इसके अलावा भी सॉइल के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं और पानी को होल्ड करने के लिए करते हैं, और जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए, और जो सप्लाई होती है एयर की रूट्स में, उसके लिए भी ये जो सॉइल होती है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंस डिफिशियंसी ऑफ असेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, जो ये असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ये क्रॉप की यील्डिंग में क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। देयर इज़ ऑफन अ नीड फॉर सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर्स। तो एक ये नीड होती है कि हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं इनको फर्टिलाइजर्स के थ्रू। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज एक्सेट्रा, फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड आर अप्लाइड एज पर नीड। तो ये क्या होते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स की तरीके से भी हम काम कर सकते हैं इनसे, जो कि हमें हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो हम अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली। So apart from carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism. तो अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, दे आर वेरी असेंशियल फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट एक एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अम्यूनो एसिड, प्रोटीन, हॉर्मोन्स। तो जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, अम्यूनो एसिड में प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ये हॉर्मोन्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, एंड मैनी ऑफ देम विटामिन्स प्लांट्स compete with microbes for limited nitrogen। इसके अलावा जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वो दोनों ही इस नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं, और ये जो नाइट्रोजन हमारे सॉइल में प्रेजेंट होती है। Thus nitrogen is a limiting nutrients for both natural and agricultural ecosystem। तो क्योंकि नाइट्रोजन के लिए सभी क्या करते हैं, फाइट करते हैं, सभी झगड़ते हैं, तो नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बच जाता है नेचर में भी और एग्रीकल्चर में भी। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एलिमेंट जॉइन बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपलेट बॉन्ड, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये क्या होता है, ये दो एलिमेंट्स में, दैट इज़ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ये जॉइंट होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में, इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। In nature, lightning and ultraviolet radiation provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides। तो हमारा जो नेचर है उसमें जो लाइटनिंग होती है उसकी प्रोसेस से, वो प्रोसेस होती है जैसे कि लाइटनिंग की प्रोसेस हो गई या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रोसेस हो गई। ये क्या करती है, ये जो नाइट्रोजन है उसको उसकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का, जैसे कि नाइट्रो ऑक्साइड NO2 या फिर N2O में कन्वर्ट करने का काम करती है। इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आर पावर जनरेटिंग स्टेशंस। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं या फिर फॉरेस्ट फायर होती है या फिर कंबर्शन होती है, ये क्या होती है, ये पावर जनरेटिंग स्टेशंस जो होती हैं आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सब क्या करती हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, सो द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का
डेड प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो कि अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया बनाता है, तो इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं. सम ऑफ दिस अमोनिया volatilized and re-enters the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria in the following steps. तो अभी जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं इनमें वो होता है, जैसे NH3 में जब हम O2 जब NH3 प्लस O2 करते हैं तो ये NO2 प्लस एक H पॉजिटिव और H2O में कन्वर्ट होता है. और ये जो NO2 होता है, जब हम इसमें O2 पॉजिटिव ऐड करते हैं तो ये NO3 की फॉर्मेशन करता है. नाउ वी हैव एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, पहले तो वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिक्स होती है, या तो अमोनिया की फॉर्म में. अब ये जो अमोनिया होता है ये क्या करता है, सॉइल में एन पूल के थ्रू NO2 नेगेटिव आयन से NO3 नेगेटिव बनता है, और इलेक्ट्रिक फिक्सेशन से भी और डीनाइट्रिफिकेशन से ये वापस से एटमॉस्फेरिक N2 में कन्वर्ट होता है. अब जो NO3 है इसका अपटेक प्लांट के बायोमास से होता है, फिर एनिमल के बायोमास में पहुंचता है, और फिर इन दोनों के डीके से ये क्या बनाता है, अमोनिफिकेशन के प्रोसेस से वापस से अमोनिया की फॉर्मेशन करता है. तो ये हमारा स्टेप हो गया. नेक्स्ट वी हैव अमोनिया. अमोनिया इज़ फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया. तो जो अमोनिया होता है ये पहले नाइट्रेट्स में टूटती है बैक्टीरिया के थ्रू. जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोसोमोनाज होते हैं, और या फिर ये क्या होते हैं, नाइट्रोकोकस होते हैं. द नाइट्रेट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर. तो ये जो बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर होते हैं इनकी हेल्प से ये जो बैक्टीरिया नाइट्रेट हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं. इस स्टेप को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स. और ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इनका नाम कीमो ऑटोट्रॉप्स है. द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट. उसके बाद जो ये नाइट्रेट बना है ये फिर प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और ये क्या है, लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है. इन लीव्स इट इज़ रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमाइन ग्रुप ऑफ अम्यूनो एसिड. तो अब ये जो लीव्स होती हैं इनमें पहुंचता है, और ये क्या करता है, ये अमोनिया की फॉर्म में टूट जाता है, और ये फाइनली क्या बनाता है, अम्यूनो ग्रुप बनाता है और अम्यूनो एसिड की फॉर्मेशन करता है. नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. तो ये जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट होती है ये क्या करती है, ये रिड्यूस होती है नाइट्रोजन में डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से. डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय स्यूडोमोनास एंड थियोबैसिलस. जो डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस होती है ये बैक्टीरिया से होती है, कुछ बैक्टीरिया से, एंड दीज बैक्टीरियाज आर स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस. Now let's get started with our next topic, which is biological nitrogenous fixation. So let's get started with biological nitrogen fixation. So very few living organisms can utilize the nitrogen in form of N2 available abundant in the air. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन जो है वो अबेंडेंटली एयर में प्रेजेंट होती है. ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसी आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. सिर्फ कुछ ऐसी सर्टेन स्पीसीज़ होती हैं प्रोकैरियोट्स की जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल होती हैं. रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना, इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. द एंजाइम्स नाइट्रोजनेज विच इज़ कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स. तो ये जो एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज ये एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और ऐसे माइक्रोब्स को हम N2 फिक्सर्स कहते हैं. तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजनेज होता है उसके प्रेजेंट में ही अमोनिया में चेंज हो जाते हैं. द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये फ्रीली भी रह सकते हैं, और दे कैन बी सिम्बायोटिक. दे कैन शो सिम्बायोसिस एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, तो अब वो फ्री लिविंग जो बैक्टीरियाज हैं उनका जो एग्जांपल है वो है एजोटोबैक्टर एंड ब्रीजरीनेकिया विथ रोडोस्पाइरिलियम इन एनारोबिक। तो जो रोडोस्पाइरम है वो एनारोबिक है, और ये जो एजोटोबैक्टर और बेजरीनेक हैं ये फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं, बट दे आर एरोबिक, बट ये सब फ्री लिविंग्स हैं। एंड इन एडिशन सम साइनोबैक्टीरियाज, इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जैसे एनाबिना और नॉस्टॉक, ये भी क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। Then we have the next symbiotic biological nitrogen fixation, वो ऑर्गेनिज्म जो कि symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो there are several type of symbiotic biological nitrogen fixing association, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, वो हमें पता है। The most prominent among them is legume bacteria relationship। इनमें से बहुत prominent जो होती है वो होती है legume की और bacteria की relationship। Species of rod-shaped rhizobium has such a relationship with roots of several legumes। तो ये जो एक rod shaped की species है बैक्टीरिया की, राइजोबियम नाम का, तो ये क्या है, ये बहुत सारे लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स शो करता है। जैसे कि लेग्यूम्स हैं जैसे अल्फ़ा या फिर स्वीट क्लोव या फिर स्वीट पटैटो या फिर लेंटिसल्स, या फिर जो गार्डन के पीस होते हैं, बॉड पीस या फिर क्लोवर बीन्स जो होते हैं, इनके साथ ये क्या करता है, रिलेशनशिप्स शो करता है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज़ एज नोड्यूल्स। तो ये जो रूट होती है, रूट में रूट नोड्यूल्स की तरीके से प्रेजेंट होता है। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। तो ये जो नोड्यूल्स होती हैं, ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं रूट्स में। द माइक्रोफ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स एल्नस। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि फ्रैंकिया, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स को कहाँ पे, रूट्स में। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्नस। सो बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग in soil but as symbionts can fix atmospheric nitrogen। तो जो राइजोबियम होते हैं और फ्रैंकिया होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एसोसिएशंस होती हैं सिम्बायोटिक, बट ये क्या कर सकती हैं, फिक्स कर सकती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अप्रूट एनी वन प्लांट ऑफ अ कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। अगर हम किसी भी पर्ल्स के प्लांट को क्या करें, उखाड़ें उसको जड़ से, उसकी फ्लावरिंग की कंडीशन से पहले, सो यू विल सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स। तो हम देख सकते हैं कि रूट्स में कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि नोड्यूल्स होती हैं। इफ़ यू कट थ्रू दैम यू विल नोटिस दैट द सेंट्रल पोजीशन इज़ रेड और पिंक। और जब हम उसे काटते हैं बीच से तो हमें जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो रेड या फिर पिंक कलर की दिखती है। What makes the nodule pink? This is due to the presence of leguminous hemoglobin और lag hemoglobin। तो ये जो चीज़ होती है जो कि लेग्यूमिनस में प्रेजेंट होती है वो पिंक कलर की, उसको हम लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं या फिर लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन कहते हैं। The next we have is nodule formation। So nodule formation involves a sequence of multiple interactions between rhizobium and roots of the host plant। Principal stage in the nodule formation are summarized as follow। तो ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन की स्टेज है, इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं राइजोबियम में, और जो रूट्स होती हैं होस्ट प्लांट की, जैसे कि जो स्वीट पी है या फिर ये है, इन सब में। तो वो कैसे होता है, वो होता है राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कोलोनाइज द सराउंडिंग्स ऑफ रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। सो जो राइजोबिया होते हैं वो पहले तो मल्टीप्लाई होते हैं। इसका हमें डायग्राम दिया हुआ है ये।
तो ये बैक्टीरिया जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, पहला स्टेप ये है। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, द रूट हेयर कर्ल्स एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये जो रूट हेयर है, जैसे इसमें हमें दिख रहा है, ये रूट हेयर क्या हुआ है, ये कर्ल हो गया, कर्ल हो गया, हुक की तरीके से बन गया ये। तो अभी क्या हो गया, ये हुक की तरीके से बन गया और जो बैक्टीरिया है वो इस रूट हेयर के अंदर आ जाता है। सो एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो अब इससे क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो रूट के अंदर चले जाता है, वेयर दे इनिशिएट द नोडल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो अब ये क्या करता है, नोड्यूल की फॉर्मेशन करता है, नोड्यूल की क्या कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। So the bacteria are released from the thread into the cell, which leads to the differentiation of specialized nitrogen fixing cell. तो अब ये क्या होते हैं, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होती हैं उनका क्या करता है ये, मतलब उनको स्पेसिफाई करता है। द नोड्यूल दस फॉर्म्ड, तो इसके बाद क्या होता है, जो नोड्यूल होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। Stabilizes are direct vascular connections with the host for exchange of nutrition। तो अब ये क्या करता है, ये एक वेस्कुलर कनेक्शन जो है वो उसकी फॉर्मेशन करता है, जो कि होस्ट के साथ एक्सचेंज करता है न्यूट्रिशंस को। द नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। जो ये नोड्यूल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है, नाइट्रोजिनेज है या फिर लैग हीमोग्लोबिन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज़ अ एमओएफई प्रोटीन। तो ये मोल्बिडिनम और जो आयरन है वो कंटेनिंग प्रोटीन होता है, एंड कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। और ये क्या करता है, ये कैटलाइज करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या होता है, पहला एक वो होता है स्टेबल, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो हमें डायग्राम दिया है, सबसे पहले ए में हमें दिया है जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कांटेक्ट में आया जो ससेप्टेबल रूट है उसके बाद इसका इन्फेक्शन जो है ये हो गया इस बैक्टीरिया का इस रूट में, और इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये जो रूट है ये कर्ल हो गया। अब जो रूट कर्ल हुआ तो क्या हुआ, ये जो इन्फेक्शन है ये मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया जो है ये इनर कॉर्टेक्स में गया। अब जो ये बैक्टीरिया है उसका मॉडिफिकेशन हुआ रॉड शेप्ड बैक्टीरियोजॉइड्स में, और इसने क्या किया, एक इनर कॉर्टिकल बनाया और एक पेरिफेरी सेल्स बनाई जो कि टू डिवाइड, मतलब जिससे डिवाइड हो। सो डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल लेड्स टू नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इसने क्या किया, एक नोड्यूल की फॉर्मेशन की। अ मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विद वेस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूसली विद दोज ऑफ द रूट्स। तो ये नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमें दी हुई है, वो रिएक्शन होती क्या है बेसिकली, तो वो रिएक्शन ये होती है कि जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उसमें 16 ATP जो है वो यूज़ होती हैं। तो ये क्या करती है, ये अमोनिया की फॉर्मेशन करती है, ये जो H2 है उसे रिमूव करती है, और जो 16 ADP है वो रिलीज़ होता है किसके साथ, 16 मतलब जो फॉस्फेट होते हैं उसके साथ। सो द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज़ हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो इसको क्या चाहिए होती है ना, इसको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब इस एनारोबिक कंडीशन के लिए क्या होता है, द नोड्यूल्स हैव एडेप्टेशंस दैट इंश्योर्स दैट द एंजाइम इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो अब नोड्यूल्स के पास कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जिससे कि ये जो नोड्यूल है ये ऑक्सीजन से दूर रहे। तो वो क्या होती हैं कि टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स द नोड्यूल कंटेन एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। तो अब इन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन के पास मतलब ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो होता है लैग हीमोग्लोबिन का वो होता है,
तो वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इसको. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लीव एज एनारोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस. तो ये जो एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये फ्रीली रहते हैं, फ्री लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पे कि नाइट्रोजनेस जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में रहता है. ये इंटरेस्टिंग है कि ये जो माइक्रोब होता है ये एरोबिक कंडीशन में रहता है जब ये फ्री लिविंग कंडीशंस में है. मतलब जब इसको नाइट्रोजनेशन नहीं करना है. लेकिन जब इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का इवेंट करना है तो ये क्या होता है, ये एनारोबिक बन जाता है. वो हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पहले सॉइल में रहता है ना, तो सॉइल में किस कंडीशन में रहता है, एरोबिक कंडीशंस में रहता है. बट जैसे ही ये रूट्स के अंदर आता है तो अब इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. यू हैव नोटिस्ड इन द अबव रिएक्शन दैट अमोनिया सिंथेसिस नाइट्रोजनेस requires a very high input of energy, 8 ATP for each NH3 product produced. The energy required thus is obtained from the respiration of the host cells. तो अब ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये जो रेस्पायरेशन होता है होस्ट सेल का उससे होता है. नाउ वी हैव स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो हमारे पास एक नाइट्रोजन N2 है, N2 गैस का सबस्ट्रेट है, वो बाइंड होता है उस एंजाइम के साथ और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है. अब रिडक्शन से क्या होता है, जो दो H हैं वो अटैच होते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 2H और ज़्यादा और अटैच होते हैं और ये क्या होता है, रिडक्शन होता है. तो ये जो फ्री नाइट्रोजनेस है वो बाइंड कर सकता है 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को एक साथ. और अब इसमें नाइट्रोजन भी बाइंड हो रही है और हाइड्रोजन भी बाइंड हो रही है. तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये अमोनिया को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. देन वी हैव फेट ऑफ अमोनिया, कि अब अमोनिया की क्या किस्मत है, अमोनिया का क्या होता है फिर. तो अमोनिया का ये होता है कि एट फिजियोलॉजिकल pH द अमोनिया इज़ प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 प्लस आयन. तो क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल pH होता है उसमें ये जो अमोनिया है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, इसमें प्लस वो आयन आ जाता है. वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट एंड हेंस कैन नॉट accumulate इन दैम. तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये जो है ये एसिमिलेट होता है, ये नाइट्रेट बनाता है और अमोनियम आयन बनाता है. तो ये क्या होता है, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको वो रिटेन करके नहीं रख सकता अपने पास. सो लेट अस सी हाउ NH4 इज़ यूज टू सिंथेसाइज अम्यूनो एसिड इन प्लांट्स. तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो NH4 होता है जो कि अमोनिया है, ये किस तरीके से प्लांट्स में यूज़ हो रहा है उनको सिंथेसाइज करने के लिए. सो देयर आर two main ways in which this can take place. तो हमारे पास 2 मेन वेज होती हैं जिसमें ये चीज़ हो सकती है. पहली होती है रिडक्टिव अमीनेशन. तो रिडक्टिव अमीनेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड. तो ये क्या होता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है, उसकी प्रेजेंस मतलब जो NH4 की प्रेजेंस होती है तो NADPH के साथ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज बनाता है और ग्लूटामेट जो है वो बनता है, ठीक है, और H2 और NADP जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. देन वी हैव द सेकेंड विच इज़ ट्रांस एमिनेशन. तो ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ अम्यूनो ग्रुप फ्रॉम वन अम्यूनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड. तो ये इसमें क्या होता है कि जो अम्यूनो एसिड है वो एक अम्यूनो एसिड जो है वो एक कीटो ग्रुप, मतलब जो अम्यूनो एसिड है उसका ट्रांसफ़र होता है एक अम्यूनो एसिड से एक कीटो ग्रुप में और एक कीटो एसिड बनाता है ये. ग्लूटामिक एसिड इज़ द मेन अम्यूनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफ़र ऑफ NH2 द अम्यूनो ग्रुप टेक्स प्लेस. तो जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसमें क्या होता है कि जो मेन अम्यूनो एसिड होता है
उसका ट्रांसफ़र होता है NH2 में। तो ये जो अम्यूनो ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये उसकी फॉर्मेशन होती है, और जो दूसरे अदर अम्यूनो एसिड होते हैं वो फॉर्म होते हैं ट्रांसअमीनेशन के थ्रू। और ये जो एंजाइम यूज़ होता है ये होता है ट्रांसअमीनेज, जो कि कैटालाइज करता है और रिएक्शंस को। तो वी हैव यहाँ पे अमोनियम डोनर है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अम्यूनो एसिड का एक्सेप्टर है। तो ये क्या है, ये डोनेट कर देता है, कीटो ग्रुप है, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। So the two most important amides that is asparagine and glutamine found in plant are a structural part of proteins. तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट अमाइड्स होते हैं, अम्यूनो एसिड में अमाइड्स भी होते हैं, तो अमाइड्स जो होते हैं वो एस्पर्जिन और जो ग्लूटामिन होते हैं, जिनसे कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का वो फॉर्म होता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम 2 अम्यूनो एसिड। ये 2 अम्यूनो एसिड से बनते हैं, जिसका नाम क्या है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ अनदर अम्यूनो ग्रुप टू ईच। तो इसमें क्या होता है, अम्यूनो ग्रुप जो है वो अटैच होता है, ठीक है। द हाइड्रोक्सिलिक पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। तो ये जो OH वाला पार्ट है ये दूसरे फ्री रेडिकल से क्या होता है, रिप्लेस होता है। सिंस अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन दैन अम्यूनो एसिड, जो अमाइड्स होते हैं उनके पास ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं अम्यूनो एसिड के कंपैरिजन में, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट वाया जाइलम वेसल्स। तो ये जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या होते हैं, अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। इन एडिशन अलोंग विथ ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम plants, that is soybean, export the fixed nitrogen as urides. These compounds also have a particular high nitrogen to carbon ratio. तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट होते हैं, ये नाइट्रोजन से यूरिडियास की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो होता है, इसमें मतलब ज़्यादा होता है इसका रेशियो। नाउ वी हैव समरी में हमें ऐसा कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, ऑल द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Thank you so much guys. We will meet in the very next video with a new chapter of class 11th or class 12th NCERT. Till then, keep revising. Thank you.